नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा, अगर मैं उस पे बताऊं कि जो प्रेस कवरेज है अभी इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का, वो बहुत हांगकांग भी इस समय बहुत पोलराइज्ड है। आप ये जानते हैं, अभी अभी चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ भी पास किया है जो हांगकांग के हैंडओवर की, मतलब ब्रिटेन से चीन को मिलने की जो शर्तें थी उसमें बेसिक लॉ एक था, वन कंट्री टू सिस्टम्स, एक देश दो सिद्धांत, उसके खिलाफ जाने की बात है। तो बहुत सीधे सीधे जो प्रेस कवरेज है हांगकांग के अंदर वो डिवाइडेड है। जो चाइना सपोर्टर लॉबी है वो बोल रही है कि इंडिया ने इंक्रोच किया है और लगातार भारत ने ऐसे प्रोवोकेटिव, ऐसे भड़काऊ कदम उठाए हैं, मैं उन पे आता हूं अभी, जिसकी वजह से चाइना को यहां पर जाना पड़ा है। वहीं पे जो चीन समर्थक मीडिया है, जो लोकतंत्र समर्थक मीडिया है हांगकांग में खास तौर पे, वो निश्चित रूप से वो बता रहा है कि मतलब ये एक हॉकिश पॉलिसी है जिनपिंग की, जो लगातार मतलब ज़्यादा मैचो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार भड़काऊ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनको एक तरह से मतलब एक गैर जिम्मेदार तरीके का व्यक्ति बताया जा रहा है। जो चाइना के जो तानाशाही के दिन थे, अभी पार्टी डिक्टेटरशिप अभी भी है, लेकिन मतलब उस तरफ की लौटने की मतलब जो एक बात कही जा रही है कि वो अपने भी उसमें एक बात ये भी है कि कोरोना वायरस जो पैंडेमिक हुआ कोविड-19, उसको छिपाने की भी कोशिश भी है और भी बहुत कुछ है। तो जो प्रेस कवरेज है इस बार वो बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है। वो आप कहाँ से देख रहे हैं चीज़ों को, बहुत सीधे सीधे उससे समझ में आता है कि जहाँ से मतलब जिसका अपना जो स्टैंड है वो वहाँ से है। मैं इसमें कहूँ कि मतलब ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें ना चीन की भूमिका कम है ना हमारी कम है, पर फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि हमने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो भारत सरकार को नहीं करने चाहिए थे। जैसे कि मतलब अगर आप याद करें कि कुछ दिन पहले पिछले इसी सरकार का जो पिछला कार्यकाल था उसमें एक बार तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष ने कहा था कि हम 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। जब 40 साल से किसी देश के साथ उसकी सीमा पर गोली ना चली हो, एक भी गोली ना चली हो, तो ये बयान सिर्फ और सिर्फ गैर जिम्मेदाराना हो सकता है। और अगर आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत में कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है, इसके लिए अमेरिका भी पूरा अपनी नज़र लगा के रखता है कि वो अमेरिका समर्थक है या नहीं। चीन भी अपनी नज़र लगा के रखेगा, जापान भी उसको मतलब परस्यू करता है कि कौन हमारे साथ है कौन है नहीं। और इसमें हमारी अभी की जो सरकार है उसके जो बयान थे कि चीन के सैनिक पिकनिक मनाने चले आते हैं, अभी गृहमंत्री जी का ये बयान था तब के ज़माने में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चीन को लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए। तो एक जो वो छवि बनती है, हॉकिश छवि, वो हॉकिश छवि जब आप बनाते हैं कि मतलब ये तो कुछ कार्रवाई कर सकता है, ये कुछ शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश कर सकता है, तो उसमें फिर रिश्तों पे असर पड़ता है। फिर आप कितनी भी 5 बार आप यात्रा कर लें, चीन की मतलब एक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएं या जो भी बने, उसके बाद कुछ और चीज़ें आप देखें कि जैसे 370 हटाने का जो घोषणा पत्र में था, मतलब एक बहुत दिन से वादा, लेकिन लोग मानते थे कि ये ऐसे ही रहेगा, मतलब चूंकि ये एक बेड रॉक है इंडिया की कश्मीर पॉलिसी का, तो वो नहीं हटाया जाएगा। फिर आप एक दिन अचानक हटा देते हैं। अमेरिका से आपकी करीबी बढ़ती जाती है और दुनिया भर में कोई बहुत बड़ा प्रतिरोध नहीं होता है 370 हटाने के खिलाफ। आर्टिकल 35A आप हटा देते हैं, जम्मू कश्मीर को आप 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 3 हिस्सों में नहीं 2। तो ये सब कार्रवाइयाँ करने से एक ये भी मतलब इशारे बनते हैं, और ख़ास तौर पे तब जब आपका जो पार्टी सपोर्ट बेस है वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहा हो कि बहिष्कार करना है चीन का, ये करना है वो करना है। तो एक ऐसी भूमिका बन रही थी जिसमें टकराव की संभावनाएं सामने नजर आ रही थी। तो ये पहला इश्यू है, इसको गौर से समझने की ज़रूरत है। इसके बाद आप आगे देखें और वो और महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप एक दिन अचानक से कश्मीर रेडियो पे आप जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका मौसम बताने लगते हैं, गिलगित बाल्तिस्तान का मौसम बताने लगते हैं, और इसका भी एक संदेश जाता है आप 370 हटा चुके हैं। भले ही आपका कोई इरादा ना हो, लेकिन आप ही की जो ट्रोल आर्मी है, आप ही की जो IT सेल है, वो उसको ले उड़ती है कि अब तो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए सेना बस निकलने ही वाली है। और इसके जो संदेश जाते हैं पूरी दुनिया में वो भी गंभीर संदेश होते हैं। और यहाँ से जो चीन को एक बार लगता है, मुझे जो लगता है, मतलब हम लोग जितना डिप्लोमेसी समझते हैं, जितनी कूटनीति समझते हैं, कि चीन को साफ साफ ये लगा
कि हो सकता है ये सरकार शायद अक्साई चिन्ह लेने की कोशिश करे, और अगर वो ये कोशिश नहीं भी करे तो अगर पाक अधिकृत कश्मीर लेने की कोशिश करती है तो भारत का अक्साई चिन्ह के इलाके को जो एक्सेस है वो बहुत करीब हो जाता है, बहुत सीधा हो जाता है। पिछली बार डोकलाम में चीन ने एक बड़ी बात सीखी कि अगर ये बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आ जाती है, जब आपका टकराव होता है, जब आप चीजें करते हैं, तो उसमें आपको नुकसान होता है। चीन से हमें ये समझने की जरूरत है। हमने जितना शोर मचाया है और किया बहुत कम है, चीन ने इधर लंबे दौर से शोर बहुत कम मचाया है। उसने विक्टिम कार्ड खेला है, उसने कभी विजेता कार्ड नहीं खेला है। उसने विक्टिम कार्ड खेला है कि हम शिकार हैं, देखो हमारी जमीनें छीनी जा रही, साउथ चाइना सी में तो हमारा ही प्रभुत्व होना चाहिए। अमेरिका अपने कैरियर्स एयरपोर्ट अपने कैरियर्स तक क्यों घुमा रहा है, नौसेना के इतने बड़े बड़े जहाज क्यों घुमा रहा है। तो एक विक्टिम की छवि, और इधर हम हैं, मतलब जो उतना तो क्या दूर तक शायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो एक छवि बनाई, तो उसको देखते हुए इस बार चीन ने जो बिल्डअप किया, अब मुझे ये नहीं पता कि या भारत सरकार की ऐसी कोई योजना थी या नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस हालात में रही होगी। मुझे नहीं लगता कि मतलब चीन की भी ऐसी कोई समझदारी बनी होगी कि हम लेने जा रहे हैं, लेकिन उसने इस बात को बहाने के बतौर इस्तेमाल किया, और बहुत बड़े बहाने के बतौर इस्तेमाल किया। और उसके बाद उसने, आप एक बात ध्यान देखें कि सिक्किम के इलाके में बिल्डअप्स होते रहे हैं एक आध बार, मतलब जो, और सिक्किम में भी नहीं हुए हैं। सिक्किम में आखिरी टकराव भारत और चीन का 1967 में हुआ है, एलएसी के आसपास, मतलब जब नाथुला और होला दोनों दर्रों पे भारतीय सेना और चीन की सेना टकराई थी, और उस बार चीन की सेना को लौटना पड़ा था पीछे, भारत ने उन्हें पीछे ढकेला था। और तब से लेकर अब तक मतलब भारत और चीन के बीच मोटा मोटा बॉर्डर पे शांति रही है। बॉर्डर पे शांति को बाकी शांति से, डिप्लोमेटिक शांति से मत जोड़िएगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आखिरी बार जो भारत और चीन में गोली चली थी वो 1975 में चली थी, और वो भी अनजाने में चली थी, गलतफहमी में चली थी, जब भारत और चीन की जो पेट्रोल पार्टीज हैं बहुत घने कोहरे में एक दूसरे के आमने सामने आ गई और उनको इरादे समझ में नहीं आए। 75 के बाद इंडिया और चाइना के बीच कोई गोलीबारी कहीं नहीं हुई। लेकिन डोकलाम होता है, डोकलाम के बाद चीन एक बड़ा बेस वहां पे बनाता है, और वो पीछे नहीं हटा है। मतलब वो डोकलाम का जो इलाका है 40 स्क्वायर किलोमीटर का, आप उसको छोड़ दीजिए तो अब उसके पास बाकायदा अपना पूरा एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैन्य ढांचा है, जहां पे अब वो जेट उतार सकता है। वही उसने अभी तिब्बत के मतलब लद्दाख के पास भी किया है। तिब्बत के जो उसका हिस्सा है वहां पे उसने बहुत ऐसा ही फिर से बनाया कि अब उनके मतलब आपको जेट प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो भले ही उसने अक्साई चिन्ह को बहाना समझा हो या जानबूझकर किया हो, ये तैयारी से किया है, नजर में ना आए ये किया है। जैसा कि मैंने लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग और तमाम सारे रिटायर्ड जनरल्स की जो रिपोर्ट देखी, और इसमें भारत की जो खुफिया ढांचा है उसकी असफलता फिर बहुत पूरी तरह से साफ हुई है। कि जैसे हमको पुलवामा का कुछ पता नहीं चला, जैसे हमको कारगिल पता चल के भी इग्नोर किया पिछली इन्हीं की सरकार ने, वैसे इस बार हमको फिर से कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं मिला कि जब तक वो लोग मतलब जब तक चीनी सेना भारत के अंदर नहीं आ गई, एलएसी के 8-8, 10-10 किलोमीटर अंदर तक नहीं आ गई। अब बात करें कि मतलब इसके पीछे और क्या वजहें हो सकती हैं। मतलब चीन की जो ओपन बॉर्डर हॉस्टिलिटी है उसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। एक कि जिनपिंग का जो पहले अभी एक चाइनीज ड्रीम था, मतलब उनका जो पहले का नारा था वो एक था चीनी सपना, अगली महाशक्ति दुनिया की, ये वो, और उसके लिए वो तेजी से आगे भी बढ़ रहे थे, वन बेल्ट वन रोड से लेकर के। पर जो सबसे बड़ी सफलता हासिल की है चीन ने, वो साउथ चाइना सी में पूरी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित करके की। साउथ चाइना सी वो था जो जिनपिंग के पहले तक बहुत कंटेस्टेड था, जिसमें अमेरिका बहुत सारे खेल खेलता रहता था। जापान अमेरिका बहुत करीबी दोस्त हैं, साउथ कोरिया अमेरिका बहुत करीबी दोस्त हैं, और ताइवान का तो अमेरिका माई बाप। फिलीपींस और अमेरिका के भी बहुत करीबी संबंध थे। वियतनाम एक देश ऐसा था जिसके संबंध चीन से बनते बिगड़ते रहते हैं, मैरीटाइम सॉवरेंटी को लेके, साउथ चाइना सी में प्रभुत्व को लेके। लेकिन बीते 5-6 साल में अगर आप देखेंगे तो चीन ने पूरी तरह से साउथ चाइना सी को केवल अपने एम्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस में लिया है। अब केवल उसी का वहां पे जो भी प्रभाव है वो है। और ये जो मसल फ्लेक्सिंग की राजनीति है, कि जो डिप्लोमेसी है, अगर गन बोट डिप्लोमेसी एक शब्द होता था, अगर आप याद करें
कि आप गन्स भी लाते हैं, बोट्स भी लाते हैं, कैरेट एंड स्टिक कह लीजिए, कि गाजर भी है, डंडा भी है, जिसमें उसने फिलीपींस को लाइनअप किया, वियतनाम को लाइनअप किया कि आप अपने अपने टेरिटोरियल क्लेम्स कम करें। जापान थोड़ा दूर भी है और फिर भी उसको भी बहुत सारे जो रिक्लेम किए, ज़बरदस्ती कृत्रिम आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना डाले। वहाँ से जो उसको एक संबल मिला मसल फ्लेक्सिंग का, फिर उसने जो हांगकांग में करना शुरू किया। इसके पीछे एक तात्कालिक वजह भी है कि अमेरिका से बढ़ते ट्रेड वॉर में, तेज होते उद्योग मतलब कॉमर्स वाणिज्य युद्ध जो इनका है, उसमें चीन को जो झटके लगे हैं, एक आध अमेरिका को भी लगे हैं, लेकिन चीन को भी जो लगे हैं, और उसके बाद कोविड आते आते तो जो स्थिति हो गई अर्थव्यवस्था की और तमाम चीज़ों की, उसमें वो जो चीनी सपना था उसकी जगह अब नेशनलिज्म और सॉवरेंटी की जो मतलब एक लैंग्वेज है, चीन को सॉवरेंटी की लैंग्वेज बोलने की ज़रूरत है नहीं आज की दुनिया में। अमेरिका भी उससे लड़ने के पहले 4 बार सोचेगा। भारत ने इसी बीच क्या किया कि भारत का OBOR का सीधा सीधा विरोध, कि जो चीन का प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, उसका लगातार विरोध और उसमें शामिल ना होना और पूरी कोशिश करना कि और तमाम देश भी इसमें शामिल ना हो। इसके बाद दूसरा, अमेरिका से भारत की बढ़ती करीबी, जो कि मतलब चीन को छोड़िए रूस तक की कीमत पे। और तीसरा, इन दोनों के साथ भारत में भी मतलब एक ऐसी हॉकिश गवर्नमेंट जो चीन को लाल लाल आंखें दिखाने की बात करती रही है। तो इन दोनों स्थितियों के साथ होने के बाद जो टकराव हुआ, जो बातें हुई, जो स्थिति बनी, उनमें जो आज हो रहा है वो लाजमी था। अभी दोनों तरफ नेशनलिस्ट, कोट अनकोट नेशनलिस्ट सरकारें हैं, दोनों तरफ बहुत सारी मतलब एक हॉकिश मतलब एटीट्यूड है, एक बहुत उत्तेजना है। मुझे लगता है कि दोनों तरफ को तो संभलना ही चाहिए। 14,000 फीट की ऊंचाई पे कोविड से तबाह हो गई अर्थव्यवस्था की स्थिति में युद्ध दोनों के काम नहीं आएगा, और मुझे लगता भी नहीं कि चीन शायद कोई ऐसा इरादा कर रहा हो। पर भारत इस टाइम जो बैकफुट पे है, नेपाल कैलाश मानसरोवर, हाँ सॉरी मैं वो भूल गया था, कैलाश मानसरोवर के लिए एक छोटा रास्ता बनाना, और साथ में लद्दाख और सिक्किम दोनों के इलाके में भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना शुरू किया था, उससे भी चीन को थोड़ा मतलब हमारे जो इरादे हैं उनको लेके बहुत सारे संशय हुए होंगे। एक जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कह के नहीं की जाती, जो की जाती हैं, जो चुप रहा जाता है। लेकिन हमारी सरकार और हमारा आज का जो मीडिया है उसके बारे में आप जानते ही हैं। मैंने देखा था वो एक किसी न्यूज़ चैनल पे जो बहुत राष्ट्रवादी बनता है, उसने तो मतलब भारत और नेपाल के सैनिक गिनने, मतलब सैन्य ताकत की तुलना शुरू कर दी थी। तो अगर आपका मीडिया ऐसा है और इस तरह से वो आग लगाऊ है तो फिर बहुत दिक्कत है, और मुझे लगता है कि इन दिक्कतों से बचा जाना चाहिए। मुझे लगता है डिप्लोमेटिक का स्तर पे ये बात सुलझा ली जानी चाहिए, और भारत सरकार ने मेरी आशा के विपरीत बहुत संयम दिखाया है, और ये बहुत तारीफ की बात है। लगातार बातें की जा रही हैं कि बाइलैटरल स्तर पे, द्विपक्षीय स्तर पे इन चीज़ों को निपटा लिया जाएगा। लीजिए, ऐसी उम्मीद भी करते हैं।